जब मुझे बिलीव है आप लोगों में, तो फिर आपको तो खुद पे होनी चाहिए। हाँ सर, तो ये संकल्प तो करा दीजिए रोज कि नेट क्लियर करना है। करना बिल्कुल कर सकते हैं। और क्विज जो करेंगे उसके हाँ। लिए मैं एक मीटिंग करूंगा, उसमें सभी लोग अपने अपने नाम जो है दे देना, वो बहुत जरूरी है। ठीक है। एक दिन की मेहनत और आपकी मेहनत की वजह से सबको फायदा होगा। इंडिविजुअली एक व्यक्ति की मेहनत करके वो सबको फायदा होने वाला है, और कलेक्टिव एफर्ट लगाओ। आप पिछले अभी तक का रिकॉर्ड है 25-25, 30-30 यूजीसी नेट जेआरएफ निकले हुए हैं बैच से। ठीक है, तो इस बार आप लोग कम से कम जितने जो हो, हमें उसमें से निराश मत कीजिएगा, मेहनत करो और हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं। लास्ट टाइम हमने थायराइड देखा था। ओबेसिटी देख लेते हैं पहले, थायराइड देख लें, ओबेसिटी छोटा टॉपिक है। आज हर एक व्यक्ति मोटापा से परेशान है नहीं? जो सर कुछ भी शरीर में कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले उनको अपनी मोटापा दिखती है। सर मुझे एब्स बनवा दो, अच्छे से मस्त स्लिम ट्रिम जीरो फिगर करवा दो। भले शरीर में 10 तरह की प्रॉब्लम्स है और उनको, तो आज ओबेसिटी के शिकार बहुत लोग हैं। इसके कई सारे कारण हैं। हम फिजिकली इनएक्टिव हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं, जंक फूड्स बहुत खा रहे हैं। ठीक है, ये तो है प्रॉब्लम। अदर प्रॉब्लम्स भी इसमें रहता ही है, डिजीज वाइज भी प्रॉब्लम। और ये खासकर महिलाओं में देखो क्या है, जनरली हार्मोनल इनबैलेंस की वजह से भी ओबेसिटी आती है महिलाओं में। जनरली जल्दी आप ऑब्जर्व करते होंगे, प्रेगनेंसी के बाद वेट गेन जल्दी करते हैं महिलाएं। और महिलाओं में ये कारण है कि उन जो टिश्यू है जिसका नाम होता है एडिपोज टिश्यू, ये फीमेल में ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, जिसके वजह से महिलाएं जल्दी ही वेट गेन कर लेती है अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया अपने से। Obesity is defined as the excess fat accumulated in the form of adipose tissue in the body. The risk of the health, आप ओबेसिटी की वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। Obesity results when there is an imbalanced calorie intake and utilization of it. अगर आप कैलोरी इनबैलेंस होता है, बहुत ज्यादा कैलोरीज ले रहे हैं और आप फिजिकली इनएक्टिव हैं, काम नहीं कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, तो भी ओबेसिटी जल्दी है। अगर आप प्रोटीन्स बहुत ले रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा हमारे बॉडी में, फिर ओबेसिटी फैट एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। वो कैलोरीज, हाई कैलोरीज वाले फूड ले रहे हैं तो भी होगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट डिजीज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक ना फॉरेन विदेशों में एक टर्म आता है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का मतलब होता है कि बैठे रहना, लेटे रहना, टीवी देखना है। मतलब वहीं से ये आया हुआ है। जैसे चिप्स आता है, हम लोग बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, और स्ट्रेस के टाइम पे और ज्यादा हम खाते हैं। आपने गौर किया होगा, कभी भी देखना, कभी स्ट्रेस हो ना कभी, तो ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा होती है। इनएक्टिविटी एंड सिडेंट्रिक लाइफ स्टाइल बहुत सिडेंट्री की वजह से भी होता है। एंड ऑल्सो द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जेनेटिक की वजह से भी ये होता है। अगर आपके पेरेंटल या मैटरनल साइड से अगर है, it might be possible you may have obesity. Diet with more carbohydrate and fat than protein, stress, endocrine factors, abnormal influences of imbalance can be cause the obesity. वही hormonal imbalances also endocrine infunctions की वजह से। Obesity in women commonly begins at the puberty, during the pregnancy or at the menopausal। menopausal के टाइम पे, puberty के टाइम पे और प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, जनरली महिलाएं जो है वेट गेन कर लेती हैं उस टाइम पे। यूज, अगर आप स्टेरॉइड या मेडिकेशन या कंट्रासेप्टिव्स या ये सब पिल्स लेते हैं,
इंसुलिन, ये सब की वजह से भी क्या होता है, वेट गेन होता है। काउजेस फॉर सेकेंडरी ओबेसिटी, ठीक है। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म को बताया था ना, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, ओबेसिटी होता है। कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम को हम हाइपर कॉर्टिसोलियम भी कहते हैं। हाइपर कॉर्टिसोलियम क्या है, दिस इज द, मतलब बोल सकते हैं रेयर एक डिसऑर्डर होता है, बहुत कम लोगों में पाया जाता है, रेयर है ये, ठीक है। और ये क्या है, हार्मोनल इनबैलेंस है ये कुशिंग सिंड्रोम। इस टाइम पे क्या होता है, बॉडी में बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल लेवल क्या है, इज द स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिसोल क्या है, इज द स्ट्रेस हार्मोन, रेगुलेट द स्ट्रेस, दिस रेगुलेट द ब्लड शुगर एंड मेंटेन द बीपी। सिर्फ समझ, सिंपल सी भाषा में याद रखो, कुशिंग सिंड्रोम एक रेयर डिसऑर्डर है, बहुत कम लोगों में पाया जाता है, रेयर है, जिसमें कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल लेवल होता है स्ट्रेस हार्मोन, जो ये अपने शरीर में बीपी और शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। इंसुलिन, ये होता है पेनक्रिएटिक, एक ट्यूमर है, होता है हमारे बॉडीज में, उसी को कहते हैं इंसुलिनुमा। पेनक्रिएटिक ट्यूमर दैट कॉजेज द बॉडी टू प्रोड्यूस टू मच इंसुलिन। पेनक्रियास अगर जो है बहुत ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया किसको कहते हैं, जो लो ब्लड शुगर जब हो जाता है बॉडी में, जब हम डायबिटीज पढ़ेंगे ना तो ये चीजें और थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, शुगर वाला पॉइंट। तो उसी को कहते हैं इंसुलिनोमा। इंसुलिनोमा मतलब पेनक्रियाटिक ये ट्यूमर है दैट कॉजेस द बॉडी टू प्रोड्यूस टू मच insulin and resulting the low blood sugar, and this is the term hypoglycemia. hypoglycemia होता है जब जो लो ब्लड शुगर होता है, उस टर्म को कहते हैं। हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर, हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर होता है द इनसफिशिएंट सिग्नलिंग टू द पिट्यूटरी। अब देखो, पिट्यूटरी से कई सारे हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है ना, जैसे जीएच ग्रोथ हार्मोन, एसीटीएच, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, ये कई सारे जो है पिट्यूटरी से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और पिट्यूटरी को क्या होता है, मैसेज जाता है, अगर वही मैसेज प्रॉपर नहीं पहुंचेगा तो वो क्या हार्मोन का प्रॉपर सिक्रेशन करेगा क्या, नहीं करेगा ना। अभी हाइपो थायराइडिज्म में हमने पढ़ा था, टीएसएच सिक्रेट करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर प्रॉपर उसको मैसेज नहीं पहुंचता पिट्यूटरी को, तो क्या वो टीएसएच रिलीज करता क्या, नहीं करता ना। इसी को कहते हैं हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर, ठीक है, इनसफिशिएंट सिग्नलिंग पहुंचना पिट्यूटरी को। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओबेसिटी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देखो कई जगह हमने ऑलरेडी डिस्कस्ड करा हुआ है कि प्राइमरी में क्या करते हैं, डिफिनिट काउज नहीं है, सेकेंडरी में क्या है, सम डिफिनिट काउज, गॉट इट। तो ये ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी का जो कॉन्सेप्ट है, दिस अप्लाइड इच एंड एवरी। अब कहीं एक्सेप्शन हो सकता है, बट जनरली अभी तक हमने जो देखा है सब जगह वही चीज कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। टाइप 1 ओबेसिटी, इट इज नॉट कॉज बाय एनी डिजीज, कोई डिजीज की वजह से नहीं हो सकता, कोई डेफिनेट कोई कारण इस तरह का नहीं आता, इसको टाइप 1 ओबेसिटी कहते हैं। इट इज ड्यू टू द excessive intake of calories and lack of physical activity. This is the type 1 obesity. And type 2 obesity, this is a cause, इसके पीछे कोई कारण है, this is a definite cause like Cushing syndrome, just अभी हमने आपको बताया, hypothyroidism, polycystic ovary disease, पीसीओडी, महिलाओं में जनरली होता है ना पीसीओडी, छोटे छोटे पॉलिप्स बन जाना, ये हम पढ़ेंगे उसमें गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ओके। और इंसुलिनोमा एंड सम इंटरनल सिक्रेशन डिसीज, तो टाइप 1 टाइप 2 इस तरह से।
अब इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? आपने बीएमआई वर्ड्स बहुत सुना होगा, चलो बीएमआई चेक कराते हैं, कैसा हमारा वो रिपोर्ट आता है, बीएमआई कितना है, तो कैसे होता है? इसको कोई फुल फॉर्म बता सकता है एनीबॉडी? बीएमआई, व्हाट बॉडी इज द फुल मास फॉर्म ऑफ इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। सर वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर से निकालते हैं। इसकी नॉर्मल रेंज 20 से 25 होती है, 25 से 30 ओवरवेट, 30 से ऊपर ओबेसिटी। अरे थांबा थांबा अभी जितना पूछू बस उतना ही करेगा। बीएमआई इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। आपने सही कहा, इसको मेजर करते हैं m डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। m होता है वेट मास इन केजी। फिजिक्स में जाओगे ना तो मास और वेट का मतलब अलग होता है। अगर फिजिक्स में पढ़ोगे, कोई साइंस का विद्यार्थी होंगे यहाँ पे, तो उनको समझ में आ जाएगा कि वेट और मास इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसमें हम नहीं, फिजिक्स हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो और हाइट इन मीटर। जब हम बीएमआई चेक करते हैं, कोई व्यक्ति यहाँ पे चेक करना, आप लोग कल बताना कि सबका बीएमआई कितना है, ठीक है? और कैसे चेक करना है? अपनी हाइट ले लेना और वेट पता होनी चाहिए, दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपका बीएमआई रिपोर्ट लेस देन 18.5 है, देन यू आर अंडरवेट। ओके, अंडरवेट है, आपको वेट बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हाइट के अकॉर्डिंग वेट होता है, ठीक है? सर एज का भी तो रोल होगा ना? एज का रोल आप देखो जनरली रहता है रोल, लेकिन जब हम बीएमआई चेक करते हैं तो इसका ये फॉर्मूला ही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, कि हम इस तरह से बीएमआई चेक करते हैं और रोल रहता है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये हम आप ओबेसिटी हो कि नहीं हो वो बस चेक। आप 18.5 से कम है तो यू आर अंडरवेट, 18.5 to 24.5 in the range, इस रेंज में है, दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन। इफ यू आर इन 25 to 29.5 देन यू आर ओवरवेट, ओवरवेट हो गया है, आपको प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। एंड देन इक्वल्स टू 30 और ग्रेटर देन 30 देन यू आर ओबीज, है ना, ओबेसिटी है आपको। तो ये जनरल है, जनरली हम यहाँ से चेक करते हैं। ये है ना सर, एज फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट इज इंडिविजुअली वेट बाय हाइट। उनका वेट और हाइट उस पर डिपेंड होता है। हाँ, वेट और हाइट, वही तो कह रहा हूँ मैं, इतना ही। अदरवाइज बस एज वेट और फैक्टर हाइट, इंक्लूडेड। इसमें एज फैक्टर नहीं है, नहीं है, देयर इज नो age factor because it's strictly based on your whatever age you are. It is weight and height. Your weight and height matters. यस, ओनली वेट। अब दिस इज स्टैंडर्ड फार्मूला, अब ये तो हमने डिफाइन नहीं करी है, ठीक है? तो ये है। अब जैसे देखो कई बार क्या होता है कि जनरली एज फैक्टर होता है, लेकिन कोशिश मेनली जो है बीएमआई जो चेक करते हैं यही रहता है। अब एक्सेप्शनल चीजें अलग है, ठीक है? मेडिकल हिस्ट्री, आपका कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, वो भी देखते हैं। ओबेसिटी कॉजेज मेनी हेल्थ हैजार्ड्स, कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर ओबेसिटी है तो जनरली बीपी भी बढ़ सकता है और डायबिटीज भी होने के चांसेस हैं, स्ट्रेस बढ़ता है, मतलब कई सारे कारण। आप ओबेसिटी मतलब कई सारे प्रॉब्लम्स को आप इनवाइट न्योता दे रहे हैं। पैथोलॉजिकल चेंजेस, इंक्रीज इन मसल, पैथोलॉजिकल चेंजेस, आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होगा? तो दिस इंक्रीज इन मसल, इनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन्स, धीरे धीरे ऑर्गन्स भी बढ़ जाता है। जैसे कि आपने थायराइड पढ़ा था ना, थायराइड क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ जाती है वो, थायराइड ग्लैंड बड़ा होने लगता है। एंड एडिपोज टिश्यू आर स्टार्टेड इन द टिश्यू स्केलेटल मसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। मेटाबॉलिक चेंजेस, हाइपर इंसुलिनीमिया, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, जब हम डायबिटीज पढ़ेंगे, टाइप 1 टाइप 2, ठीक है? टाइप 1 होता है जुवेनाइल, टाइप 2 इज अनदर। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होने के चांसेस हैं इसमें, ठीक है? एंड देन हाइपरटेंशन, बीपी और अर्थरोस्क्लेरोसिस। अर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है?
और कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। फैटी लिवर आपको पता है, लिवर में फैट का बढ़ जाना, अनदर वन इज कैंसर। ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हमने लास्ट में पढ़ा था, ऑस्टियो पार्ट में। ठीक है, तो आपको पता है ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, ज्वाइंट पेन, तो ये मोस्टली क्या होता है, ये ओल्डर एज में होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है जो हमारे जो कोरोनरी रहता है उसका थीन हो जाना, जो आर्टरीज है उसका पतला हो जाना, जिसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, एंड देन अर्थोस्क्लेरोसिस। अर्थोस्क्लेरोसिस क्या होता है, आर्टरीज थिकन और हार्डन। जो आर्टरीज है वो क्या होगा, थिक हो जाएगा या फिर हार्ड हो जाएगा, दिस इज द अर्थोस्क्लेरोसिस। ठीक है, बता दिए। और अनदर वन इज, एक और है हाइपर लिपोप्रोटीनिमिया, इसमें मैंने ऐड नहीं करा है, उसमें एक और होता है हाइपर लिपोप्रोटीनिमिया। उसमें क्या होता है, जो हमारे ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और इसमें हाई लेवल लिपिड प्रोटीन जो है ब्लड में बढ़ जाता है, जिसके वजह से स्ट्रोक, हार्ट डिजीज ये होते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, इसमें ऐड नहीं है वो, दिस द हाइपर लिपोप्रोटीनोमी। गॉट इट। हाउ कैन ओबेसिटी बी ट्रीटेड, इट अ लो कैलोरी। ठीक है, देखो जिस प्रॉब्लम से हो रहा है, अगर कैलोरी आप ज्यादा ले रहे हो कंट्रोल कर लो, कम कर लो, कार्बोहाइड्रेट वाले फूड्स कम कर लो, स्मॉल फ्रीक्वेंट छोटे छोटे मील्स आपको है, हल्का लाइट भोजन होना चाहिए। यौगिक में हमने क्या बताया था, आपने पढ़ा भी होगा, क्या करना है, पेट का आधा हिस्सा भोजन का, फिर उसका तिहाई हिस्सा पानी, और उसका फिर चौथा हिस्सा क्या, वाटर का, सॉरी हवा का, इसे करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, उससे बचना चाहिए। और हाई फाइबर और लो फैट डाइट यू हैव टू इंक्लूड इन योर डाइट, और रेगुलर एक्सरसाइज करना है। ठीक है, और फीलिंग ऑफ वेलबींग, ये कुछ आप कर सकते हैं। और बाकी देखो एक्सरसाइज तो इसमें हाँ है, ऐड करा मैंने जो बताया। हाउ कैन ओबेसिटी बी ट्रीटेड, यस ओबेस पेशेंट आर एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज। देखो वही है कि अगर आपने ओबीज हैं तो फिर डीएम होगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के चांसेस हैं, हाइपरटेंशन होगा लॉन्ग टर्म में। हाउ डज अ कैलोरी हेल्प, अ कैलोरी डाइट हेल्पिंग द लूजिंग वेट, यस बिल्कुल, आप लो कैलोरीज वाले फूड लीजिए, है ना, एक रेगुलर आप एक्सरसाइज करने हैं, लो कैलोरीज डाइट यू हैव टू इंक्लूड, कार्बोहाइड्रेट लो होना चाहिए, हाई फाइबर्स वाले फूड, मॉडरेट प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि आप एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा सा प्रोटीन वाली डाइट भी आपको जरूरी है मसल गेन के लिए, एंड लो फैट डाइट लेना है। मिल्क प्रोडक्ट यू हैव टू अवॉइड। यौगिक ट्रीटमेंट में मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफ स्टाइल, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक कर लो, अगर गड़बड़ है तो षटकर्मा, जिसमें धोती, कपालभाति, कपालरंध्र, धोती से वेरी गुड। ऑल्सो वमन इज वेरी गुड, वमन कुंजल क्रिया, है ना। आसन में स्वस्तिक, वज्रासन का क्या है रोल, खाना खाने के बाद करते हैं, इससे क्या होगा, डाइजेशन इजिली हो जाएगा। सुप्त वज्रासन, पार्श्वकोण आसन, अर्धकटी चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, आपने पढ़ा था ना पश्चिमोत्तानासन के बारे में, हट प्रदीप का या गरण से कहीं पढ़े होंगे। इसके लाभ क्या है, उदर को पतला करता है, पढ़ा है ना, याद है कुछ। जठराग्नि प्रदीप्त होता है। जठराग्नि तो प्रदीप्त होता ही है, और उदर भी कृष्यते, ऐसा कोई श्लोक आया था हट प्रदीप में, पढ़ा होगा, पश्चिमोत्तानासन के लाभ। पतला होता ये है। पराकर्षण। सर उदर को पतला है, करता है और प्राण का सुषुम्ना में हाँ। प्रवाह करता है, प्राण का सुषुम्ना में प्रवाह प्राण का करता है और सुषुम्ना। उदर को पतला। ये हट प्रदीपिका में 2 फायदे दे रखे हैं। और क्रमी में भी ना, क्रमी हम्म। जो कृषि जो। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्वोत्तानासन, रिवर्स पोज है पश्चिमोत्तानासन का, पूर्वोत्तानासन। और मरीच्यासना,
पवन मुक्तासन, भुजंगासन, शलभ वक्रासन और पादोत्तानासन, ये कुछ एक्सरसाइज है। और बाकी कई सारे और भी एक्सरसाइज आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे सूर्य नमस्कार, ऑल्सो वेरी गुड फॉर ओबेस पेशेंट, ठीक है। बट स्टार्टिंग में वो कर ही नहीं पाएंगे सूर्य नमस्कार, तो जैसे ही धीरे धीरे बॉडी थोड़ा सा यूज टू हो जाएगा एक्सरसाइज का, तो फिर आप सूर्य नमस्कार करवा सकते हैं। एंड रिलैक्सेशन इज अ वेरी गुड। अगर स्ट्रेस है तो योग निद्रा इज ऑल्सो गुड, योग निद्रा कराना चाहिए। और प्राणायाम में नाड़ी शोधन, उज्जाई, भ्रस्तिका, भ्रांति, भ्रस्तिका इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव इन द ओबीस पेशेंट, ठीक है। और शनिमुखी मुद्रा, मेडिटेशन में सोहम। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द ओबीस पेशेंट, ठीक है। तो आइसक्रीम को थोड़ा कम खाइए, नहीं तो भैया भाई हो जाएगा। सर आजकल ना ओबेसिटी इज नॉट रिलेटेड टू बीएमआई टुडे, दे कंसीडर अपोलो हॉस्पिटल्स की एक रिपोर्ट है, उसमें ओबेसिटी में बीएमआई कंसीडर नहीं करते, वो फैट परसेंटेज कंसीडर करते हैं। How much हाँ, fat आजकल आने percentage? लगा। आप मतलब बीएमआई अब सही जैसे कह रहे हैं। सलमान खान है या जॉन इब्राहिम है, तो वो उनका तो वेट ज्यादा ही है ना, तो वेट से आप कैसे निकालोगे ओबेस है कि नहीं? आपकी बॉडी में कितना फैट और कितना मसल्स का रेशियो है, दैट डिक्लेयर्स ओबेसिटी बेसिकली, इट्स नॉट बीएमआई। हाँ, आप सही अभी कह रहे हो, ये पहले जरूर था, ये अब पुरानी धीरे धीरे बात थोड़ा सा सिमट। बीएमआई को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं आजकल। हाँ, ये आप बिल्कुल सही हो, लेकिन आपके एग्जाम में वो नहीं पूछेगा, आपको पूछ देगा बीएमआई के बारे में, अब क्या करोगे फिर? एग्जाम में तो इसी को फॉलो करेगा, फिलहाल तो इसको ही फॉलो करेगा, बीएमआई को ही। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब आपकी बॉडीज में फैट इनटेक, ये कैलोरी, इसलिए तो हमने एडिपोज टिश्यू का एक जिक्र हमने करा था कि अगर ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, फैट ज्यादा बन रहा है, तो फिर ओबीस का। आप बिल्कुल सही है, नो डाउट, ये मैंने भी रिपोर्ट पढ़ा था, इस तरह का है। अच्छा, आपने जिक्र कर दिया। अब रिसर्च भी चेंज हो रहा है, अब इस पे ओबेसिटीज पे भी रिसर्च आप चेंज हो रहा है, अब बीएमआई से थोड़ा शिफ्ट हो रहा है, चीजें बदल रही है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़े। अभी हैव 10 मिनट्स, तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे डायबिटीज पे। तो जस्ट वेट अ मोमेंट। डीएम, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज, सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ ये डायबिटीज के पेशेंट हैं? कुछ गेस कर सकते हो? बताओ। You have any idea in which state? स्टेट पूछ रहे हैं। स्टेट इंडिया में, हाँ, स्टेट पूछ रहा हूँ। इंडिया में in which state have a maximum diabetes patient? मेट्रो स्टेट, दिल्ली। कभी आपने सूछे मजा मचे? सर गुजरात में होगा सर, मीठा बहुत खाते हैं, हाँ। दाल में सब चीज में शक्कर डालते हैं राइट, गुजराती। हाँ, इसे तभी मैंने Yeah. बोला, हर Yes. चीज में वो मीठा डालते हैं। गुजरात जाओ ना, तो आप दाल भी खाओगे तो मीठा अच्छा लगेगा, कभी वो चीनी इतना यूज करते हैं। और आपने गौर किया है, देखो, वो वहां के लोग जब बोलते हैं ना, तो उनकी बातें फंसती हैं थोड़ी सी। जो लोग मीठा खाते हैं, आपको बड़ा एक अच्छी सी बातें बता उनका रहा हूँ दिमाग अपने। बहुत तेज चलता है सर, पक्के बनिए होते हैं वो अरे, गुजराती। तो दिमाग की बात मैं थोड़ी कर रहा हूँ तो उसके पीछे क्या मीठा है क्या? हाँ सर, शक्कर मिलती है, ब्रेन को शुगर मिलती है, तो ब्रेन चलता है उनका बहुत तेज। ऐसा तो देखो, ब्रेन तो सबसे चलता है, ज्यादा body आईपीएस, खुलता है फिर, सबसे ज्यादा, सुनो लेकिन तो ब्लड सही, शुगर भी तो हाइक होता है। बॉडी भी सुनो वैसे तो, ही खुलता है ना सर, ब्रेन चार्ज सबसे होने के साथ। चलो अब ठीक है, अभी टॉपिक पे आते हैं, हाँ, टॉपिक पे आते हैं, अभी छोड़ो। हाँ। डायबिटीज मेलाइटस इज ए क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइपरग्लाइसीमिया। अभी हमने जस्ट बताया हाइपरग्लाइसीमिया। बताओ, एक व्यक्ति कोई बताएगा, कोई एक बोले तो बाकी शांत हो जाना। क्या होता है हाइपरग्लाइसीमिया? सर हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है शुगर का लेवल, नॉर्मल लेवल 120/80 होता है एज पर स्टैंडर्ड्स, पर 140 तक इंडियन स्टैंडर्ड्स में नॉर्मल मानते हैं। अगर 140 से किसी का पोस्ट प्रांडियल शुगर पीपीबीएस बढ़ता है तो हाइपरग्लाइसीमिया है, और फास्टिंग यदि 80 से बढ़ता है यानी 100 जाता है तो वो फास्टिंग हाई के हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं उसको।
ब्लड शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ना, दैट इज कॉल्ड एज हाइपरग्लाइसीमिया। अब बहुत ज्यादा ही अंदर चले गए, चलिए वो सब तो हम अभी आगे पढ़ाएंगे ना। सिंपल है, क्या होता है hyperglycemia due to an absolute deficiency or relatively decreased resistances of insulin. Hyperglycemia is an increased plasma glucose level. ठीक है, आप जो अभी कह रहे थे वही है, हाइपरग्लाइसीमिया इज अ इंक्रीज प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल, ब्लड में बढ़ जाता है ये ग्लूकोज लेवल। एब्सोल्यूट डिफिशियंसी इज नो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। अब देखो यही जब बढ़ जाता है ना, तो हमारा बॉडी जब इजिली उसको नहीं करता है इंटेक, तो फिर ये ब्लड में बढ़ जाता है। अगर ये प्रॉपर हमारे बॉडीज में नरिशमेंट हो जाए प्रॉपर तरीके से, तो फिर तो कोई इश्यू ही नहीं है। अब इसी इंसुलिन क्या करता है, वही हेल्प करता है ये नरिशमेंट की, पूरे उस ग्लूकोज लेवल को पूरी तरफ फैलाना, उसको यूज करना। अब इंसुलिन ही अच्छे से नहीं बन रहा है, कम बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो फिर क्या होगा, ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाएगा वो, फिर ब्लड में फिर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, एब्सोल्यूट डिफिशियंसी इज नो प्रोडक्शन ऑफ insulin. A decreased resistance of insulin is in the ability to produce sufficient insulin. ठीक है, देखो सिंपल भाषा में आपको मैंने समझा दिया क्या होता है डायबिटीज। अब इसको हम थोड़ा टाइप 1 2 में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट आपने बोला जो फास्टिंग शुगर, पोस्टप्रेंडियल, वही चीज यहाँ पे आ रहा है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ द ग्लूकोज लेवल इज द इन फास्टिंग शुगर, फास्टिंग टाइम पे, जैसे कि बिना खाए जब आप ब्लड देते हो और चेक करवाते हो, उस टाइम पे बिना कुछ खाए हुए, उस टाइम पे जो वैल्यू आती है 60 to 90 mg per dl, ये रेंज है। पोस्ट पेरेंडियल ग्लूकोज इज 90 to 120 mg per dl। रैंडम ग्लूकोज कभी भी पोस्ट पेरेंडियल होता है, जैसे ही आप कुछ खाना खाए उसके विदिन 45 मिनट्स के अंदर, उस टाइम पे 90 to 120 mg per dl होता है। रैंडम ग्लूकोज कभी भी दिन भर में कभी भी आपने जब इसको चेक कराते हैं, देन 125 to 150 mg per dl, ये रेंज आप याद रखेंगे। एंड देन नॉर्मल वैल्यू काउंट ग्लाइको होमोग्लोबिन, GHB जिसको कहते हैं, टेल्स एवरेज लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज ओवर द पास्ट 2 to 3 months। अब जैसे कि नॉर्मल वैल्यू है तो किसके रेंज, आपके पास रिपोर्ट होगा, किसी ने जब हम चेक करवाते हैं होमोग्लोबिन या ये ब्लड चेक करवाते हैं ना, देते हैं, तो क्या होता है उसमें एक रेंज आता है। वो रेंज देखो यहाँ पे इस तरह से, वहां पे आपको रिपोर्ट में मिलेगा। नॉर्मल वैल्यू 4 to 5.6% रहता है। अगर इस रेंज में है देन नॉर्मल है आपका मतलब शुगर लेवल नॉर्मल है। प्रोन टू बिकम DIM, मतलब डायबिटीज से जस्ट पहले की जो कंडीशन है, जिस द प्रोन टू बिकम DM, उस रेंज क्या है 6.5 to 7.5। मतलब डायबिटीज नहीं है, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि भाई आप अगर लाइफ स्टाइल ठीक करोगे तो क्योर है, नहीं करोगे तो फिर डायबिटीज होने के चांसेस हैं। ये रेंज है 6.5 to 7.5। बट इट आप रिपोर्ट देखना, अगर आपके पास होगा या किसी के पास होगा, या गूगल पे सर्च करके रिपोर्ट निकालना और देखना। मेरे पास भी है, मैं किसी के दिन क्लास में रिपोर्ट भी आपको बता दूंगा कि कैसे रिपोर्ट को चेक करते हैं, कैसे ग्लाइकोसाइलेट टेस्ट बोलते हैं, HbA1c। हाँ। HbA1c ग्लाइकोसाइलेट टेस्ट, इसमें 3 मंथ की एवरेज शुगर आती है। एवरेज भाई तो यहाँ लिखा ना 2 to 3 months, 2 to 3 months, ठीक है। और कंफर्मेशन जब मतलब 7.5 से अगर ज्यादा हो जाए तो कंफर्म है कि आपको डायबिटीज है। और आपको मैं बता दूं, रेयर केस की बात नहीं, डायबिटीज एक बार हो जाए तो जैसे लकड़ी में घून लगता है ना, कीड़े लगते हैं, वैसे ही है, शरीर को खाने लगता है। और ये क्योर नहीं होता, इसको कंट्रोल कर सकते हैं आप, ठीक है। आप रेयर केस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जनरलाइज्ड बातें मैं कर रहा हूँ। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं इजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायबिटीज हो भी गया है तो आप अगर आप लाइफ स्टाइल एक्सरसाइज करोगे तो आप फिट एंड फाइन रहोगे। फिर लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, लाइफ स्टाइल अगर आपका गड़बड़ हुआ, डाइट गड़बड़ हुआ, तो फिर प्रॉब्लम है। प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज, अब इसकी व्यापकता क्या है डिजीज, इंसिडेंट ऑफ डिजीज इज इंक्रीजिंग। अब आजकल देख रहे हो ये प्रॉब्लम जो बढ़ रहा है, इट इज एस्टिमेटेड दैट 415 मिलियन पीपल हैड डायबिटीज इन 2015 में। देखो 415 लोग थे
और इसका फिगर देख आने वाले टाइम पे देखिए। वर्ल्ड वाइड फिगर है या इंडिया का फिगर है सर? ये फिगर आई थिंक अपने ये मैंने कहा, ये तो मैंने यार सोचा ही नहीं। ये आई थिंक इंडिया का ही है, नहीं वर्ल्ड का है। मिलियन, हाँ वर्ल्ड का होगा सर, क्योंकि वर्ल्ड का इंडिया में होगा, वर्ल्ड का होगा। 450 मिलियन बहुत ज्यादा हो गया। बिलियंस में है हाँ सर। ऑब्वियसली वर्ल्ड का, इंडिया में वर्ल्ड का है। 236 मिलियन पीपल आर डायबिटिक, ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया में अभी 10-15 दिन पहले ही आया था सर। अच्छा ये पूरा वर्ल्ड का है ये, अच्छा ये वेरी वर्ल्ड गुड, का होगा सर। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए इस तरह से आपको अपने न्यूज से भी अपडेट रहना चाहिए। और देखो 2040 में ये एस्टिमेटेड वैल्यू 642 मिलियन होने की संभावना है। सोचिए। क्लासिफिकेशन, देयर आर 2 टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2। सर जब आ जाएंगे ना, जैसे बता देना आप लोग कि सर आ गए हैं। देयर आर 2 टाइप्स, टाइप 1 जुवेनाइल डायबिटीज एंड टाइप 2, ठीक है, जो डायबिटीज की अनदर टाइप है। एंड अनदर वन इज सेकेंडरी। सेकेंडरी में होता है पेनक्रियाटिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर से, हार्मोनल इनबैलेंस के वजह से जो होता है डायबिटीज, दिस इज सेकेंडरी। ऑलराइट, अब इसमें आपको जनरली टाइप 1 टाइप 2 ही पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। टाइप 1, देयर इज एन एब्सोल्यूट डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन रिक्वायर्ड एंड इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी आइडिया। इसको टाइप 1 को जुवेनाइल कहते हैं। जुवेनाइल बोले तो बच्चों में जो होता है डायबिटीज वो, और इसमें इंसुलिन बनता ही नहीं है, इसीलिए एक थेरेपी होता है आईडीडीएम, इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें इंसुलिन पूरा देना पड़ता है उसको, ये बच्चों में जनरली होता है। जैसे जुवेनाइल डायबिटीज टाइप 1 को आप याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। जुवेनाइल डायबिटीज टाइप 1, दिस इज एब्सोल्यूट डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, रिमेंबर। और इसमें क्या देते हैं, कौन सा थेरेपी? आईडीडीएम, आईडीडीएम। सिक्री अब टाइप 2 में क्या है, इसमें क्या होगा, इंसुलिन बनेगा लेकिन उतना नहीं बनेगा जितना बनना चाहिए। Secretion of insulin is maintained and level of insulin of often higher than the people who are not diabetic. There is an insulin resistance and it can be treated without displacement therapy. इसमें ऐसा कोई थेरेपी नहीं लगता, ठीक है। इनसफिशियंट बनता है, जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनता इंसुलिन। But 20% of this type patient ultimately develop insulin deficiency and required IRT insulin replacement. इसमें क्या होता है, कौन सा टेस्ट कराते हैं? इंसुलिन रिस्पॉन्सिवनेस टेस्ट। इसमें इंसुलिन की आवश्यकता होती है एक्सटर्नली, बट इसमें क्या होता है कि कम मात्रा में इंसुलिन बनता है, इनसफिशिएंट बनता है, प्रॉपर उतना नहीं बनता जितना बनना चाहिए। इसीलिए आप जैसे कि हम आसन करते हैं, मंडूकासन हो गया या फिर मत्स्येंद्र आसन हो गया, ये सब आसन, तो हमारे जो पेनक्रियास से जो इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, पेनक्रियास ही होता है ना, ये और से होता है, पेनक्रियास से होता है ना। पैंक्रियास के आइलेट्स ऑफ लेंगरहैंस से इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। हाँ, अब देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपको पूछता हूं मैं। इसको पेनक्रियास को इंडोक्रेनल एज वेल एज एक्सोक्रेनल ग्लैंड के नाम समझ सकते हैं, दोनों के जैसा ही फंक्शन होता है ना। अब आप लोग कल बताना कि क्यों इसको हम एज ए इंडोक्रेनल एंड एक्सोक्रेनल समझते हैं, ठीक है। क्यों, क्या फंक्शन है दोनों, मतलब इंडोक्रेनल मतलब हार्मोन का सिक्रेशन, एक्सोक्रेनल का मतलब जो भी चीज हो रहा है वो डायरेक्ट डक्टलेस है। और एक डक्ट होता है ना, इंडोक्रेनल और एक्सोक्राइन, पता है ना भाई, पढ़े है ना आप लोगों ने? यस सर। भूल गए? नहीं, वो डक्ट होता है, इसके लिए इट इज एंडोक्राइन। हाँ, लेकिन उसमें पेनक्रियास में ऐसा क्या होता है जो उसको हम एक्सोक्राइन के जैसा ट्रीट करते हैं, ये आप बताना। अगर किसी को पता हो तो बताओ, नहीं तो कल बताना।
चलो होमवर्क है आपका ये। अदर टाइप्स का जेनेटिक डिफिशिट ऑफ बीटा सेल्स फंक्शन, बीटा सेल से ही ये निकलता है ना, बीटा सेल्स पढ़ा होगा आपने। जेनेटिक डिफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन एक्शन, पेनक्रिएटिक डिजीज, अदर टाइप्स हैं ये जो हमने ऑलरेडी पहले इसके बारे में बता दिया। कॉजेज ऑफ, क्या कारण है इसको समझिए। एक तो जेनेटिक हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर, एज फैक्टर, डाइट, ओबेसिटी, अंडर एक्टिविटी, कुछ नहीं करते, आलसी हो, काम नहीं करते, निकम्मे हो, डायबिटीज होने का चांस है। स्ट्रेस आप है तो स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स, गिव मी सर 5 मिनट्स। अगर बंटी सर आ गए हैं क्या सर? ठीक है, बस 5 मिनट दे दो, शायद आई थिंक हो जाना चाहिए, या कल देखना है, जैसे बताओ। सर न्यू रिसर्च ये है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी डायबिटीज हो रही है। अच्छा, हो सकता है। हाँ, और उसके बहुत सारे केसेस हैं, और इसका ये डॉक्टर्स भी बोलने लग गए कि विटामिन डी कम मत करने होने दो, नहीं तो डायबिटीज हो जाएगी। मतलब डायबिटोलॉजिस्ट बोल रहे हैं आजकल। और इवन विटामिन डी की वजह से भी जॉइंट्स पेन होते हैं। हाँ वो तो ये भी होता है आता सर, पर डायबिटीज का भी बहुत बड़ा कारण बन के उभर। थोड़ा तो है, एक काम करते हैं, इसको कल कर लेते हैं, ठीक है ना, क्लासिकल फीचर्स से। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर है, थोड़ी सी समय की मर्यादा भी, नहीं तो फिर नेक्स्ट गुस्सा हो जाएंगे सर, आप तो सारा सर समय आप ही ले पैंक्रियाज लेते इसलिए हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड है क्योंकि वो डायरेक्टली हार्मोन ब्लड में सिक्रीट करती है, जैसे इंसुलिन है और बीटा ग्लूकान है और सोमेटोस्टेनिन है। और एक्सोक्राइन इसलिए क्योंकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रीट करती है, जैसे कि लाइपेज, अमाइलेज एक्सेट्रा। तो जो कि डक्ट मतलब डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में जाते हैं, तो इसलिए वो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन भी है। दोनों ही फंक्शन है, वो काम करता है। चलो बढ़िया है, ठीक है फिर। अरे सर तो नहीं आए हैं, पढ़ाऊं क्या मैं? सर पढ़ा दीजिए, आप तो आएंगे तो सर बोल ही देंगे ना। पक्का? जी सर बिल्कुल। देखो किसी को भूख तो नहीं लगी है? खा पी के बैठे हैं सर, योग वाले हैं, 7 बजे के चलो पहले सर खा। आगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ये सर आ गए हैं। कल कर लेते हैं, कोई नहीं, जल्दी जल्दी नहीं करना, आराम से पढ़ते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, बिंदास। जी सर, तो ओके सर, थैंक यू। समझ लो। ओके ओके, थैंक यू। चलिए फिर शांति पाठ, सभी को प्रणाम, नमस्कार, ओम शांति। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आप 2 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सेशन हम लोग